नमस्कार। कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ एक ऐसे भारतीय प्रशासनिक सेवा के युवा अधिकारी हैं जिनसे जाहिर तौर पर भविष्य के लिए बहुत सारी उम्मीदें हम लेकर चलते ही हैं। और 2017 बैच है उनका भारतीय प्रशासनिक सेवा का, और वर्तमान जो उनका दायित्व है वो एडिशनल कमिश्नर इंदौर नगर निगम में ये दायित्व संभाल रहे हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि स्वच्छता में जिस तरह से इंदौर का परचम पूरे देश में लहराया है, फहराया है, तो जाहिर तौर पर यहाँ स्वच्छता का दायित्व या प्रभार लेकर चलने वाले अधिकारी बहुत डिवोशन के साथ इन सारी चीज़ों को देखते और समझते होंगे। तो ये उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। वो आते हैं प्रयागराज से, लेकिन उनकी जन्मभूमि और शिक्षा दीक्षा ज़रूर वहाँ हुई, लेकिन अब कर्म भूमि मध्य प्रदेश है। तो मुलाकात करिए, मेरे साथ हैं अभिलाष मिश्रा जी। बहुत स्वागत करता हूँ अभिलाष जी आपका। थैंक यू इस कार्यक्रम में अभिलाष जी हम लोग कुछ टाइम मशीन जैसे एक कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं कि 14-15 साल की उम्र है अभिलाष जी की, सपने हैं, अब वो किशोर वय की दहलीज पर खड़े हो चुके हैं और घर में भी पेरेंट्स उनसे कहने लगे हैं कि आगे का कुछ क्या सोचते हो, और बाहर भी बात होती है। तो 14-15 वर्ष की उम्र के अभिलाष किस तरह की अभिलाषा लेकर चल रहे थे मन में कि आगे क्या करना है? कोई विजन था उस समय आपके मन के रडार पर, या क्लैरिटी नहीं थी और उस समय तो यही था कि देखा जाएगा जो करना होगा? देखिए, उस समय की अगर मैं जाऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे किसी एक मध्यम वर्गीय परिवार में कोई एक लड़का होता है जो 9-10th की ओर जा रहा है, तो हम लोग के लिए उस वक्त ये था कि सबसे ज़्यादा जिस चीज़ में आपका अगला एग्ज़ाम है उसमें अच्छा करना है। और वास्तविकता में उसके आगे उस वक्त कुछ नहीं सोचते थे। उस वक्त ये सोचते थे कि अगला 10वीं का एग्ज़ाम है तो 10वीं के एग्ज़ाम में अच्छा करना है। और उस वक्त वातावरण भी ऐसा लगता था कि 10वीं के एग्ज़ाम में अच्छा कर लिया तो पूरा जीवन अच्छा गुजरेगा जी। तो इसी तरह जब 10वीं के बाद फिर 12वीं और फिर जो आगे के जो एग्ज़ाम आए तो नेक्स्ट एग्ज़ाम फोकस हुआ करता था और उसी में पूरा डूबे रहते थे। तो ये सोच थी। तो 10वीं क्लियर हुई, फिर 12वीं क्लियर हुई, 12th किया आपने, फिर क्या स्ट्रीम आपने चुनी, क्या स्ट्रीम आपने अपनाई? 12वीं में मैं साइंस स्ट्रीम से पास किया मैंने। और 12वीं पास करने के बाद उस वक्त क्योंकि साइंस स्ट्रीम थी और उस वक्त आईआईटी का, आज भी आईआईटी का बहुत क्रेज़ है, आईआईटी के लिए हमने ट्राई किया और नहीं हुआ। पर फिर भी एक बार फिर प्रयास किया और फिर भी नहीं हुआ। तो जब दूसरी बार नहीं हुआ तो बाकी जो एग्ज़ाम में सिलेक्शन हुआ AIEEE, आईआईटी में लिस्ट में बहुत नीचे थे तो उसमें कोई अच्छा सब्जेक्ट नहीं मिल रहा था। तो AIEEE करके उस वक्त जो एग्ज़ाम होता था उसमें हमें MNIT करके कॉलेज है, NIT इलाहाबाद, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग मिली और उस सिविल इंजीनियरिंग में फिर एडमिशन लिया हमने। आपने बड़ी इम्पोर्टेंट बात कही कि आईआईटी के लिए जब कोशिश की नहीं हुआ। हमारे बहुत सारे युवा जो ये कार्यक्रम देखते हैं वो बहुत सुनना चाहते हैं ये कि फेलियर से लड़ा कैसे जाए, कैसे निपटा जाए। हर व्यक्ति का मैकेनिज़्म अलग होता है। कोई परवाह नहीं करता है, कोई बहुत परवाह करता है, कोई डूब जाता है उसी में। कई लोग तो डिप्रेशन में, और फिर उन्हें प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास भी जाना पड़ता है। आपका मैकेनिज़्म क्या था? जब 2 बार असफलता हुई तो कैसे आपने अपने को समझाया, और इसमें पेरेंट्स की क्या भूमिका थी? देखिए, जब पहली बार नहीं हुआ तो वास्तविकता में उस वक्त तो बिल्कुल आदमी निराश हो जाता है। और प्रैक्टिकली मुझे भी उस वक्त ऐसा लग रहा था कि अब मैं आगे क्या करूँगा, नहीं हुआ है, मेरी रैंक बहुत पीछे है, क्या मैं इम्प्रूव कर पाऊँगा। बट उस वक्त निश्चित ही आपके परिवार के, आपके माता पिता के, आपके भाई के, दादा दादी और पूरे एक्सटेंडेड परिवार का जो सपोर्ट मिलता है वही इम्पोर्टेंट होता है कि उनको कितना भरोसा है आप पे। तो आई थिंक मैं कहूँगा फेलियर से एक तो थोड़ा सेल्फ भी आदमी मोटिवेट होता है कि नहीं, हम और प्रयास करते हैं, नेक्स्ट टाइम करते हैं, अपने स्ट्रेंथ्स को लोग जानते हैं। और दूसरा परिवार की तरफ से सपोर्ट मिलता है कि आप एक बार और कोशिश करिए, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। तो उस वक्त हमारे समय तो कोटा जाने का बहुत कल्चर था, तो ये भी बात हुई कि कोटा चले जाएं, बट रेडी नहीं थे परिवार वाले कि दूर जाने की ज़रूरत नहीं, होना होगा तो यहीं से हो जाएगा।
उसके बाद फिर एक बार और तैयारी की, बहुत क्लोज पहुँचे। जैसे मैंने कहा कि आईआईटी में पीछे एक्सटेंडेड मेरिट लिस्ट हुआ करता था उस वक्त, कंसेप्ट एक, उसमें सूची में नाम था, और AIEEE का थोड़ा सा पेपर ख़राब हो गया था तो हल्का सा पेपर रैंक पीछे हो गई थी, लेकिन अंततः उसमें सिलेक्शन मिल गया। और क्योंकि MNREC मैं इलाहाबाद का ही हूँ और इलाहाबाद में एडमिशन मिल गया, तो मुझे लगता है माता पिता की जो इच्छा थी कि लड़का बाहर नहीं जाए वो कहीं ना कहीं पूरा हो गई, और उसी में लोग एडमिशन ले गए। और वो बहुत पॉपुलर और बहुत बड़ा कॉलेज था अपने समय का। MNREC एक बहुत बड़ा कॉलेज जाना जाता है, आज भी उसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। जब इलाहाबाद में आप इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, तो फिर ये अखिल भारतीय सेवा का बीज ये कहाँ से और किसने इसको आपके मन में प्रत्यारोपित किया? हालांकि प्रयागराज या इलाहाबाद जो पुराना नाम है वो गढ़ रहा है, और वहाँ का एन झा हॉस्टल जो है वो तो कहा जाता था कि एक समय IAS या अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को उत्पन्न करने की मशीन था। तो कैसे आपके मन में, क्या वहाँ इन्वायरमेंट था, अभी भी है वो स्थितियाँ? जी, जिस समय हम लोग थे, मैंने जैसे बताया, मैंने सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, और अब उस वक्त कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का बहुत क्रेज़ हुआ करता था। हाँ बिल्कुल। तो उस वक्त ऐसा लगता था, क्योंकि हमारे कॉलेज में जब मैं इंटर कर रहा था तो कंप्यूटर साइंस वाले जो बैच थे उनके प्लेसमेंट्स की बहुत चर्चा होती थी, और पैकेजेस की अमाउंट्स की बहुत चर्चा होती थी। तो अब जैसा कि मैंने बताया, एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का पैकेज से तो मोटिवेट होगा ही, लोग भी बात करेंगे कि देखिए उनके कितने अच्छे पैकेज की नौकरी लगी। तो अब कॉलेज में एक सिस्टम होता है कि पहले साल लग दिया, आप अच्छी पढ़ाई करते हैं और आपका नंबर आता है तो ब्रांच शिफ्ट होती है, क्योंकि पहले साल तो कॉमन पढ़ाई रहती है। तो पहले सेमेस्टर में मैंने बहुत मेहनत की, मुझे लगा कि मैं ब्रांच चेंज कर लूँगा, सिविल इंजीनियरिंग से कंप्यूटर साइंस कर लूँगा। तो मैंने जितनी मेहनत की उतना ही मेरा मतलब एवरेज परसेंटेज आया। अरे ओहो। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने यहाँ भी बहुत मेहनत की, फिर भी परसेंटेज मेरा कम आया, और ऐसा क्यों हुआ? तो मुझे ऐसा लगा कि चीज़ें थोड़ा सा और डाइवर्ट करनी चाहिए। सिर्फ एक ही लय में चलना, 24 घंटा एक ही चीज़ सोचना, माइंड को बिल्कुल प्रेशर में क्रिएट कर लेना, वो मतलब कंड्यूसिव इन्वायरमेंट नहीं है। तो सेकेंड सेमेस्टर में थोड़ा मैंने उसको ऑब्जर्व किया और भी एक्सपैंड किया, स्पोर्ट्स की तरफ भी गए, एक्स्ट्रा करिकुलर की तरफ भी गए, एलोक्यूशन की तरफ भी गए। तो मैंने देखा कि बहुत ही अच्छे परिणाम आए उसको, और ओवरऑल लिस्ट में जब फर्स्ट ईयर से चेंज करने वाली बात आई तो मेरा नाम प्रथम श्रेणी में, प्रथम पे आ गया कि जो ब्रांच चेंज होगी वो सबसे पहले मुझे ही ऑप्शन मिलेगा उसको जी। बट जैसा कि फेट मैंने कहा, जैसे डेस्टिनी होती है, उस साल कंप्यूटर साइंस की एक भी वैकेंसी ही नहीं निकल पाई। ओहो। और सेकंड ऑप्शन मैंने IT भरा था, उसकी भी एक भी वैकेंसी नहीं निकल पाई। और तो मुझे फिर मैंने सेकंड बेस्ट जो ब्रांच भरी थी उसमें मुझे ऐसा लगता है मैकेनिकल, और मुझे फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल गई। और मैंने जैसे कहा, मैं डेस्टिनी में बहुत बिलीव करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मैकेनिकल मिलना ही मेरी आगे के जर्नी का ड्राइविंग फोर्स रहा। यदि कंप्यूटर साइंस मिल जाता तो मैं आज कहीं पे बैंगलोर में किसी अच्छी कंपनी में कोडिंग जरूर कर रहा होता, बट शायद यहाँ नहीं होता। तो फिर वहाँ से जब फाइनल ईयर में समय मिला और सोचने का समय मिला तो मैंने तैयारी करना चालू, थोड़ा बहुत सोचा। और क्योंकि मैथ्स और साइंस का बैकग्राउंड था तो मैथ्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हमने थोड़ा सोचा, और जो बाकी मैकेनिकल का ग्रुप था वो भी इसकी तरफ इंक्लाइंड था। बट जैसा कि होता है, क्योंकि जॉब लग गई थी, पाँव जमीन पे टिक नहीं रहे थे उस वक्त, ऐसा लग रहा था अब क्यों करना। तो डेस्टिनी ऐसी थी कि फाइनल ईयर पूरा अपना स्पोर्ट्स में और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में और एंजॉय करने में और लाइफ जो कॉलेज की है उसको एक्सप्लोर करने पे, बीच में कहीं ना कहीं एक ब्रेक आ गया और वो विषय कहीं पीछे चला गया कि तैयारी करनी है, बट माइंड में ज़रूर था। हाँ। और 2011 ख़त्म होता है, कॉलेज ख़त्म होता है, और फिर समय आता है कॉलेज से जाना, जो कि एक बहुत कठिन समय होता है, क्योंकि बहुत घनिष्ठ मित्रता हो जाती है और सही बात, आपके दोस्त छूट जाते हैं, सब नई नई जगह चले जाते हैं, कुछ नए लोग आपके साथ नौकरी करने जाते हैं जो आपके कोर ग्रुप में नहीं हुआ करते हैं। तो वो मई के बाद 2-3 महीना बहुत आपको मैं कहूँ तो एक वैक्यूम टाइप का लगता है, क्योंकि आपकी बहुत सालों की जो दोस्ती है वो मिसिंग हो जाती है। तो उस 2-3 महीना में मैंने बहुत जो ऑप्शनल थे सब्जेक्ट्स थे वो रिवाइज किए और खूब उसमें तैयारी की। इंडियन ऑयल में कहाँ ज्वाइनिंग हुई आप? तो इंडियन ऑयल में मैं सबसे पहले तो दिल्ली गए, ज्वाइन किए। हाँ। और दिल्ली के बाद हमें राजकोट भेजा गया, अच्छा जी, पाइपलाइन डिवीजन में। और राजकोट के बाद हमें एक मुंद्रा पोर्ट करके जगह है गुजरात में, गांधीधाम में, उसके पास पे हमारा ऑफिस हुआ करता था, जो कि मुंद्रा पानीपत पाइपलाइन हुई करती थी, वहाँ के स्टेशन पे भेजा गया। तो वहाँ जब मैं गया तो मैंने उसे ज्वाइन कर लिया।
जो छोड़ने का विचार था उसे इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि जैसे मैंने बताया परिवार में नौकरी और आमदनी की इम्पोर्टेंस थी कि आप उसको छोड़ के, इतनी लिबर्टी नहीं थी कि उसको छोड़ के आप दिल्ली जा सकें और सपोर्ट कर सकें। तो वहाँ पहुँचते हैं और फिर नई नौकरी और पहली तनख्वाह आती है तो फिर चीज़ें जो हैं थोड़ा सा चेंज होती हैं। फिर क्रिकेट चालू हो जाता है, फिर स्पोर्ट्स आ जाता है, फिर एक माहौल चेंज होता है। लेकिन क्योंकि बैक ऑफ द माइंड में था तो 3-4-5 महीने बाद फिर से चीज़ें डेवलप होना चालू करती हैं। बट अनफॉर्चुनेटली उस वक्त क्या था कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन भी एक चर्निंग से गुजर रहा था। बहुत विषय चल रहा था कि उसका फॉर्मेट चेंज होगा और उसी समय 2013 में फॉर्मेट चेंज हुआ। तो एक साल फिर हमें थोड़ा मैंने लगा कि अभी नया फॉर्मेट है, अभी समझ तो लें क्या होगा। तो उसके बाद मैंने ड्रॉप करके IOCL में कंटिन्यू किया, उसको नहीं दिया। और फिर मैंने पहला अटेम्प्ट अपना 2013 में दिया जिसमें मैं विफल रहा और नौकरी छोड़े बिना ही दिया क्योंकि वहाँ क्योंकि नौकरी सपोर्ट होना ज़रूरी था अपने आप को और फैमिली को भी और सपोर्ट करने के लिए। तो फिर 2014 में जब दूसरा अटेम्प्ट दिया तो 518 रैंक आई और इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस मिली। तो अब जैसा कि कल्चर था उस वक्त कि एक सर्विस आ जाए तो आदमी उसको ज्वाइन कर लेता था और एक एग्ज़ाम और दे देता था। तो हमने भी फाउंडेशन कोर्स को स्किप करके दूसरा एग्ज़ाम दिया और रेलवे ट्रैफिक ज्वाइन कर लिया। तो रेलवे ट्रैफिक में रहते रहते रिजल्ट निकला तो 341 रैंक आई। तो 341 रैंक पे फिर निराशा, मतलब क्योंकि जो लक्ष्य था वो भारतीय प्रशासनिक सेवा में आने का था और ऐसा लगा कि एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है। तो फिर 341 रैंक में रेवेन्यू कस्टम्स ज्वाइन कर लिया और फिर एक बार दे दिया और ये भी प्रण कर लिया कि अब ये हो गया, इसके बाद जो नियति में होगा। हाँ, ये चौथा अटेम्प्ट था जी। उस वक्त 6 अटेम्प्ट अलाउ हुआ करते थे बट ये डिसाइड किया कि अब ये फाइनल है। तो बेहतर तैयारी के साथ दिया था तीसरा अटेम्प्ट भी जिसमें 341 रैंक आई, पर उसके बाद फिर से दिया। और जैसे मैंने कहा कि तैयारी तो हर बार अच्छी थी पर शायद लक जो फैक्टर था लास्ट टाइम ज़्यादा मेरे साथ था। तो 2016 के एग्ज़ाम में 5वीं रैंक मेरी रही इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जामिनेशन में, UPSC के एग्जामिनेशन में, और उसमें फिर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अवार्ड। आपने अब तक के इंटरव्यू में जो बड़ी दिलचस्प बातें कही हैं, तो क्या ये चौथा अटेम्प्ट आपने रिलैक्स होके दिया? मुझे ऐसा लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट अपने थर्ड अटेम्प्ट में था कि मुझे इस बार बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन उसमें 341 रैंक आई और फिर जब मैंने सोचा कि अब मैं अपना पढ़ाई करूँगा बट ये मेरा लास्ट है और मैं फ्री होके दूंगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पढ़ना मुझे बहुत बेहतर मिले। ये आपका एक बहुत बिना कहे आपका एक बड़ा शानदार मंत्र है कि कहीं भी आपके दिमाग में अगर तनाव है तो उसको निकालना पड़ेगा। आपको वीरेंद्र सहवाग स्टाइल में जाना पड़ेगा या ऋषभ पंत की तरफ बैटिंग करनी पड़ेगी। शॉट कैसे भी मारिए लेकिन आनंद होना चाहिए उसमें। जब तक एंजॉयमेंट नहीं है, जब तक उसमें आनंद नहीं आ रहा है, आप नहीं कर पाएंगे। तो ये 5वीं रैंकिंग, ये तो मतलब किसी सपने के सच होने से भी आगे की चीज़ थी। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है जैसे कि लक फैक्टर क्यों मैं कहूँगा कि मैं दे तो हर बार ही रहा था। रेलवे ट्रैफिक में जब मैंने ज्वाइन किया तो देखिए आप, रेलवे ट्रैफिक में जब मेरा UPSC का रिज़ल्ट आया तो उसमें जब मार्कशीट आई तो उसमें पेनल्टी के मेरे 5 नंबर कटे हुए थे। ओह। और यदि वो 5 नंबर मिल जाता तो मुझे उस साल रेलवे ट्रैफिक नहीं मिलता, रेवेन्यू कस्टम मिलता, क्योंकि एक नंबर भी बहुत मैटर करता है उसमें। और रेलवे ट्रैफिक में जहाँ पे मैंने ज्वाइन किया बिकॉज ऑफ दैट पेनल्टी किसी कारण से हुई थी, तो वहाँ मेरी मुलाकात मेरी पत्नी से हुई, होने वाली पत्नी से हुई। और फिर अगले साल रेलवे ट्रैफिक वो उनका भी रेलवे ट्रैफिक था। हाँ। उनकी 542 रैंक थी उस बार। तो उनसे वहाँ मुलाकात हुई पहली बार और फिर उसके बाद 2-1.5 साल के अंदर हमारी शादी हो गई। और शायद वो कई बार कहते हैं कि मेहनत चल रही, लक फैक्टर एक जुड़ जाता है लाइफ में, तो वो लक फैक्टर जुड़ गया। और फिर वो 2016 के एग्ज़ाम में जब घर में फंक्शन चल रहे थे शादी के, तो मेंस का रिजल्ट आया और शादी के तुरंत बाद ये फाइनल रिजल्ट आया। कमाल है। तो एक तरह से जो आपकी होने वाली जीवन संगिनी रही, उनका आना जीवन में, बिल्कुल जैसा हम भारतीय परंपरा में मानते हैं कि शुभ कदम होते हैं कई बार, जो कोई जीवन संगिनी या पत्नी के आने की जो आहट होती है वो कोई मंगल सूचना लेकर आती है। बिल्कुल। तो वो कुछ उसी तरह से मंगल ध्वनि लेकर आई आपके लिए। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है। जी जी, बिल्कुल ठीक है। हम सब मध्यम वर्गीय परिवारों से भारत में अधिकांश लोग हैं।
और हमारी जो सबसे बड़ी ताकत है, और कुछ लोग उसे कमज़ोरी भी कहते हैं, वो उनका नज़रिया हो सकता है, मैं भी ताकत मानता हूँ इसको, हमारी मध्यम वर्गीय जो वैल्यूज़ और जो हमारे संस्कार हैं, इसकी वजह से कई बार हमारी खिंचाई भी होती है। सो कॉल्ड जब हम एक अर्बन सोसाइटी में होते हैं और इलिटिस्ट कल्चर के बीच में जब हम होते हैं, जहाँ अमेरिकन एक्सेंट में अंग्रेज़ी बोली जाती है, या दून स्कूल के बाबा लोग जहाँ बहुत टॉप पर होते हैं, आपने क्या फील किया? क्योंकि आप आखिर जब भारतीय प्रशासनिक सेवा में आए और इतनी बढ़िया सर्विसेज, रेलवे और कस्टम, तो आपकी ऐसे बाबा लोगों से भी भिड़ंत हुई होगी और ऐसे एलिटिस्ट नौजवानों से भी मिले होंगे आप, तो आपने क्या पाया? क्या ये मध्यम वर्गीय संस्कार थे जिन्होंने आपको बहुत ही ग्राउंडेड रखा? देखिए, परिवार की अपब्रिंगिंग तो नो डाउट, आप जिस जगह से आ रहे हैं वो आपके कैरेक्टर में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। एक्सेप्शंस हो सकते हैं, बट मोर और लेस आपकी जो रूटीन्स हैं, आप जिस परिवार से हैं, जब आपने देखा है तीजों को, जब आपने तीजों को बिल्कुल धरातल पे देखा हुआ है कि ज़मीनी तीजें कैसी होती है और हम कहाँ से उठ के आए हैं, तो आई थिंक आपको वो तीजें हम्बल तो बनाती हैं कि आपको पता है कि और मैंने जैसे कहा कि मुझे पता है कि जब हम लोग तैयारी कर रहे थे तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कि ब्रिलियंट थे, जिन्हें आज इस सेवा में होना चाहिए था, बट वो नहीं हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी से कम है। जैसे मैंने कहा, उनका शायद वो लक फैक्टर जो परसेंटेज में है वो कहीं उस वक्त शायद काउंट नहीं किया, तो वो भी ब्रिलियंट हैं। तो वो नहीं हैं, आप हैं, तो इसको आप भगवान का एक आशीर्वाद मानें और जो बेस्ट पॉसिबल हो पाए करें। तो हमेशा अपनी रूटीन्स को, इसका मतलब कभी भी एटीट्यूड में ये नहीं आना चाहिए कि आप ही आप हैं। आप हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जब जो आपकी होने वाली पत्नी उस समय जब आपसे मिली और अब तो भारतीय रेवेन्यू सर्विस की ऑफिसर हैं, तो ये एक अरेंज कम लव मैरिज थी या लव कम अरेंज मैरिज थी? हम लोग मुलाकात हुई और जैसे कि दोनों ही बहुत ही पारिवारिक व्यक्ति हैं। वो कहाँ से, किस राज्य से हैं? वो दिल्ली के रहने वाले हैं और जैसा कि मैंने कहा कि दोनों अपने परिवारों से बहुत जुड़े हुए हैं और अब एक दूसरों के परिवार से भी जुड़े हुए हैं। तो हम लोग मिले और सबसे पहले इंटरकास्ट मैरिज थी? नहीं, इंटरकास्ट मैरिज नहीं थी, वो मूलतः कश्मीरी पंडित हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा जी। तो बट क्योंकि वो देखिए कल्चर बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। तो यूपी और दिल्ली और कश्मीर के कल्चर में बहुत भिन्नताएं हैं और जैसा कि हमारा कंट्री है, अलग अलग जगह पे बहुत सुंदर है, लेकिन वो बहुत सुंदर, हर कल्चर में इनफैक्ट अपनी यूनिकनेस है उसमें। तो हम लोग मिले और हम लोग ने बातचीत की और इसके बाद परिवार वालों को मिलवाया, परिवार वालों ने बातचीत की और परिवार वालों ने जब संतुष्टि दे दी, वो ग्रीन सिग्नल दे दिया, तभी उसके बाद ये गाड़ी आगे बढ़ पाई। और वो, और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दोनों तरफ परिवार का ऐसा आशीर्वाद था और उन्हें पता था कि शायद जो बच्चे डिसाइड कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, और उनका बहुत सपोर्ट था। ये बहुत रिमार्केबल बात है कि इसमें आप दोनों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है और उससे अधिक भूमिका परिवारों की, जिन्होंने आपके इस रिश्ते को बहुत गरिमा से स्वीकार किया। मुझे आज भी याद है कि मेरे दादाजी को जब मैंने बताया, अब पापा मम्मी से तो मुलाकात पहले ही हो गई थी, जब दादाजी को पता चला तो दादाजी ने दूसरा प्रश्न नहीं बोला। उनका वो अब वो नहीं है, बट वो भी बहुत मोटिवेट करते थे। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब मैंने पहली बार उन्होंने सुना और ऐसा विषय आया कि वो तो दूसरे कश्मीर से हैं और दिल्ली में रह रहे हैं और ये है वो है, तो उन्होंने कहा अब तो और अच्छा है, परिवार में 2-2 IAS आ जाएंगे, आप तो ये सब छोड़ो, शादी की तैयारी करो। वाह वाह। और आपकी बातों से मुझे लग रहा है आप काफ़ी अटैच रहे हैं उनसे, दादाजी से, और होता भी है। जैसा कहा जाता है कि मूल से प्यारा ब्याज होता है मूलधन से प्यारा, तो दादा अपने पोते को और पोता अपने दादा को। पापा मम्मी एजुकेशन के लिए, तो क्योंकि देखिए जैसे मैंने कहा कि आप उसको स्ट्रेंथ मान लीजिए, वीकनेस मान लीजिए, जब कुछ करने को नहीं होता तो हमारे लोग के पास कोई चॉइस नहीं थी, इसी एजुकेशन से ही अपना करियर बनाना था। तो माता पिता का भी प्रेशर था कि आपको पढ़ना है, आप मतलब पढ़ के ही कुछ करना है, अपने लिए ही कुछ करना है, हम लोग सपोर्ट करेंगे। पर मुझे दादाजी का भी हम लोग के परिवार में बहुत कि कोचिंग लगा देना और पढ़ाई करके आ रहे हो तो वो समोसे के लिए दे देना, और आप पढ़ रहे हो तो कहीं से चाय बना के ले आना। तो उस तरीके से जो छोटे छोटे फैमिली के सपोर्ट रहते हैं वो उस वक्त छोटे रहते हैं, बट बहुत मायने करते हैं वो। जी। क्या कहेंगे आप उन युवाओं से जो तैयारी करते हैं
और डिस्ट्रैक्शन की वजह से या कई बार आत्मविश्वास की कमी की वजह से चूक जाते हैं। देखिए, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एग्ज़ाम बहुत बड़ा लेवलर है। और इस एग्ज़ाम के अगर आप रिज़ल्ट्स उठा के देखेंगे तो मैं क्यों लेवलर कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें भांति भांति प्रजाति तरह के लोग आपको मिलेंगे। यानी कि आईआईटी से भी लोग मिलेंगे और एनआईटी से भी मिलेंगे, रीजनल कॉलेज से भी मिलेंगे, प्राइवेट कॉलेज से भी मिलेंगे, और इलीट क्लास से भी मिलेंगे, मध्यम वर्गीय से भी मिलेंगे, और निम्न मध्यम वर्गीय से भी मिलेंगे, और शायद जिनके घर में रोज़गार नहीं वहाँ से भी मिलेंगे। इस एग्ज़ाम में मेरिट काउंट होती है, आपकी तैयारी काउंट होती है, और आपका पास्ट का रिज़ल्ट काउंट नहीं होता। जैसे कि अगर आप आईएम का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें कुछ परसेंटेज आपके पुराने मार्क्स के लिए जाते हैं, बट ये एक क्लीन स्लेट है। आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें आप कैसा करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो यदि पिछले बार कुछ गलती हो गई तो वो भी ज़ीरो है, पास्ट में किसी क्लास 10, 12 इंजीनियरिंग में गलती हो गई तो वो भी ज़ीरो है। यदि आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, रिज़ल्ट पे फोकस करके अपनी तैयारी करने के लिए ध्यान दे रहे हैं, और किसी जो डायरेक्शन है वो सही है आपका तैयारी का, और आपको पता है कि आप में हैं, तो निश्चित ही इस एग्ज़ाम में, जैसा कि फैक्ट बताता है, जैसा कि पूर्व रिजल्ट्स बताते हैं, कि किसी भी बैकग्राउंड के लोग इस एग्ज़ाम को सिलेक्ट होते हैं, क्लियर कर सकते हैं। आपने डिफाइन किया इसको। आखिरी सवाल कर रहा हूँ, देश के सबसे स्वच्छ शहर में एक स्वच्छता से जुड़ा दायित्व और एक ऐसी नगर निगम से जुड़ना बतौर एक सीनियर ऑफिसर जिसने अल्टीमेट काम किया है, सफाई मित्र हों, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ये एक ऐसा टीम वर्क है जो वर्ल्ड कप जीतने की तरह है। कैसा फील करते हैं आप? और इंदौर एक बहुत ही वाइब्रेंट सिटी है, लोग बहुत अपने कल्चर, अपनी इंदौरियत को लेके गर्व करते हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, बहुत ही इनरिचिंग एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। अब ऑलमोस्ट मुझे 2 साल हो रहे हैं इंदौर नगर निगम में काम करते वक्त। एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही इनरिचिंग, जैसे मैंने कहा, एक्सपीरियंस रहा। बहुत कुछ सीखा मैंने। एक मॉडल है ये, न सिर्फ देश में और बल्कि विदेश के भी पटल पे इसको कई बार चर्चा पर रखा गया है। और क्योंकि मैं यहाँ पे अब स्वच्छता के प्रभारी के रूप में डिपार्टमेंट देख रहा हूँ, तो हम लोग लगातार लोगों को यहाँ पे बुलाते हैं। एक बेसिकली एक लैब है ये, जिसे मैं कहूँगा, जिस पे स्वच्छ भारत का एक्सपेरिमेंट किया गया था और वो सक्सेसफुल हुआ, और देश विदेश में कई जगह इसके मॉडल फॉलो हुए। जो हमारी सफाई दीदियाँ हैं और जो सफाई मित्र हैं, जो सुबह निकलते हैं 6 बजे और सफाई का कार्य प्रारंभ करते हैं, वहाँ से लेकर एक अमला नीचे से लेकर ऊपर तक सब प्रतिबद्ध रहते हैं कि हमने जो स्वच्छता में स्टैंडर्ड अचीव किया है और उसको हमें कंटिन्यूसली मेंटेन करना है। और निश्चित ही नीचे का जो हमारा अमला है, स्टाफ है जो सफाई का काम करता है, वो हमारा फाउंडेशन स्टोन है, और वो इतना मजबूत हो चुका है अब कि अब उसे शेक करना मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वो और मजबूत होता जा रहा है। बट आजकल के एडमिनिस्ट्रेशन में एक कंसेप्ट है जिसे कहा जाता है होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, यानी कि गवर्नमेंट के सभी अंग जब मिलते हैं तब ये रिजल्ट आता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्वच्छ भारत मिशन का आना, स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को सपोर्ट करना, यहाँ पे इंदौर एडमिनिस्ट्रेशन और नगर निगम को उसको टेकअप करना, मीडिया को साथ में लाना, मैसेज कन्वे करना, लोगों का साथ में जुड़ना, सेग्रीगेशन करना, सफाई मित्रों का जुड़ना। तो जितने पॉसिबल स्टेक होल्डर्स थे उन सबको लाया गया, उन सबको इस विषय को समझाया गया और उन सबका कंट्रीब्यूशन लिया गया, तभी जाके ये एक रोल मॉडल के रूप में निकल के आया। बिल्कुल ठीक है। कंक्लूड करूँगा, कैसे देखते हैं आगे के जीवन को? आई एक्सेप्ट लाइफ एज इट कम्स, ये थ्योरी, या फिर आपको लगता है कि कर्माज और तमाम चीज़ें ये सब भी चलेंगी? कैसे ग्लोरियस करियर आपके लिए आगे इंतज़ार में है और यही करियर आगे शेप अप होता चलेगा डिफरेंट? अभी आप इस दायित्व में हैं, फिर कलेक्टर, फिर कमिश्नर, फिर सेक्रेटरी, फिर पीएस, और फिर ईश्वर करे बहुत उच्च पदों तक पहुँचे। जी देखिए, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि मैं डेस्टिनी में बिलीव करने वाला व्यक्ति हूँ, और अपने वर्क को तो करेंगे ही। जो अपन सीख रहे हैं, जो चीज़ें कर रहे हैं, और अपने आगे के लिए थोड़ा कैपेसिटी बिल्डिंग और स्किल पे काम करना, क्या डोमेन में काम करना चाहते हैं उस हिसाब से थोड़ा सा अपने आप को, अपना एक्यूमेन को रेडी करना, वो सब चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे फील्ड बहुत डाइवर्स है। आपकी किसी न किसी फील्ड में थोड़ी सी ज़्यादा रुचि रहनी चाहिए ताकि आप उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएँ। बट जो भी मिले, जो भी दायित्व मिले, उसमें बेहतर करें, और जहाँ भी रहें कुछ ऐसा कर पाएँ
कि थोड़ा सा भला हो उससे, जहाँ पे वर्क कर रहे हैं उस सोसाइटी का और जहाँ पे काम कर रहे हैं उन लोगों के साथ जोड़ के कुछ अच्छा कर पाएँ, इस सोच के साथ मैं आगे बढ़ूँगा। बहुत शुभकामनाएं देता हूँ अभिलाष जी आपको कि जो चिंतन, जो दर्शन आपका है, उसमें आपको पूरी कामयाबी मिले। और अफसरनामा में अगली बार एक और अफसर से आपकी मुलाकात कराएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।